हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड के 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम जल्द ही आने वाले हैं और आप लोगों की तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हम लोग विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे और जिसमें हम संजीव कि एक इस तरह की डेस्क वर्क है, उसमें से जो मॉडल पेपर है उनको सॉल्व कर रहे हैं और उनके आसपास बनने वाले सभी क्वेश्चंस देख रहे थे। आज हम लोग जो है इस मॉडल पेपर नंबर 4 को देखने वाले हैं जो आपका इस संजीव में दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है। तनु Zn यानी कि जिंक की तनु H2SO4 से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलेगी। भाई क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। Zn की तनु H2SO4 के साथ क्रिया करवाएंगे तो पता क्या होगा, ये Zn इस H2 को हटा देगा तो एक तो बन जाएगा ZnSO4 प्लस कौन सी गैस निकलेगी H2 प्लस कौन सी गैस निकलेगी H2। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, HO2 तो नहीं निकलेगी, SO2 नहीं निकलेगी और H2 निकलेगी। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कौन सी गैस निकलेगी हमारी, ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलेगी। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है। क्रिस्टलन जल की नहीं होता है। देखो नीलात होता है या तूतिया होता है कि नहीं होता। देखो नीलात होता है या तूतिया, इसका सूत्र है CuSO4 0.5H2 यानी कि इसमें 5 क्रिस्टलन जल के अणु होते हैं। अगला प्रश्न है, ऑप्शन है धोने का सोडा। धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ 0.10H2 यानी कि 10 क्रिस्टलन जल के अणु होते हैं। खाने का सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। और अगला प्रश्न आपका है जिप्सम। देखो जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट 0.10H2O। देखो अब ये ऑप्शन दिए हुए हैं तो क्रिस्टलन जल किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये आपका सी ऑप्शन है यानी कि स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ये आपका किसका सूत्र है, नीलात होता या तूतिया, ये किसका सूत्र है, धोने का सोडा या धावन सोडा, और ये किसका सूत्र है, खाने का सोडा, इसमें तो क्रिस्टलन जल होता नहीं है, ये किसका सूत्र है, जिप्सम का। अगर नेक्स्ट और एक ध्यान रखना, CaSO4 0.1/2H2O आधा जो है, आधा अणु जो जल का किसमें होता है, क्रिस्टलन जल, ये होता है आपका POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो ये इसमें जल होता है क्रिस्टलन, ये भी क्रिस्टलन जल है और ये दोनों भी है, तो ये कभी पूछे तो ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन होता है, सोडियम जिंक ऑक्साइड जो होता है वो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। कौन सा, जिंक ऑक्साइड, ध्यान रखना, जिंक ऑक्साइड जो है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। मटर के प्रदान आधार पर यहाँ सहारे से लिपट जाते हैं, ये किसका उदाहरण है। जो मटर के प्रतान होते हैं, प्रतान ये धागे जैसी संरचना होती है इस तरह की, ये आधार से कैसे लिपटते हैं, किसका उदाहरण है। अच्छा, तो ये स्पर्शानुवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, स्पर्शानुवर्तन यानी कि स्पर्श के हिसाब से, स्पर्श के उद्दीपन से ये गति करते हैं, ठीक है, या स्पर्श के उद्दीपन से ये अनुवर्तन करते हैं, ठीक है ना। और आपका ऑप्शन है, देखो रसायनानुवर्तन। रसायनानुवर्तन का मतलब जो रसायन के उद्दीपन से अनुवर्तन करते हैं। इसमें जैसे आपका देखिएगा बीजांड की और बीजांड नली का जो गति है वो आपका रसायन अनुवर्तन है। प्रकाशानुवर्तन मतलब प्रकाश के उद्दीपन से जो अनुवर्तन होता है वो प्रकाशानुवर्तन। जैसे आपका, वैसे आपको ये पता ही है, ये दोनों सब एक धनात्मक होते हैं, एक ऋणात्मक होते हैं, ठीक है ना। तो ये पौधे की लंबाई है, जड़ों की लंबाई, ये भी प्रकाशानुवर्तन से रिलेटेड है। मटर का वानस्पतिक नाम है। मटर का जो है वानस्पतिक नाम पाइसम सेटाइवम होता है। क्या होता है, पाइसम सेटाइवम होता है, ध्यान रखना, सेटाइवम
इस पर आपके ग्रिगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम के लिए प्रयोग किए थे मटर पर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, धुएं के आर पार किसी दूर स्थित प्रकाश स्रोत को देखने पर उसके झिलमिल करते हुए दिखाई देने का कारण है। अगर धुएं के पार आप अगर कोई भी प्रकाश को देखते हो तो वो झिलमिल होता हुआ दिखाई देता है ना। वो होता है जैसे मान लो यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से आप धुएं की परतें हैं, तो आप ये यहाँ से देखोगे ना तो प्रकाश ऐसे आएगा, और क्योंकि प्रकाश का ये जो धुएं के परतें बन जाती है अलग अलग, और कोई परत सघन होती है कोई विरल होती है, जिस वजह से प्रकाश का क्या होता है अपवर्तन, तो इसके कारण प्रकाश स्रोत है वो झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है। इसके उदाहरण के तौर पे आप याद रखना तारों का टिमटिमाना। अगर आपसे ऐसा भी पूछे कि तारों का टिमटिमाना जो है वो किसकी वजह से होता है, तो ध्यान रखना ये भी अपवर्तन की वजह से ही होता है। अगला प्रश्न है, बीज का निर्माण किस संरचना से होता है? तो बीज का निर्माण जो है बीज का निर्माण किस संरचना से होता है? बीजांड से होता है। तो अंडाशय जो है वो किस में बदलता है? अंडाशय से क्या बनता है? तो ध्यान रखना अंडाशय का निर्माण आगे जाके फल में होता है। अंडाशय जो है वो आगे जाके किस में बदलता है? फल में बदलता है, जबकि बीजांड किस में बदलता है? बीज के अंदर बदलता है, ध्यान रखिएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग है। जो क्या होता है कि जैसे वास्तविक मान लो यहाँ पर कोई सूर्य है हमारा और यहाँ पर सूर्य है, ये अस्त होने से 2 मिनट तक अपन को दिखाई देता है, 2 मिनट तक दिखाई देता है। यहाँ सूर्योदय से पहले 2 मिनट दिखाई देता है, सूर्योदय के बाद 2 मिनट दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण छोड़ो, ये कितने मिनट का है, यानी कि वास्तविक और आभासी सूर्यास्त में कितना टाइम रहता है, कितना गैप रहता है? तो ध्यान रखना 2 मिनट का रहता है। कितना गैप रहता है? 2 मिनट का रहता है। सूर्यास्त एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट, यानी कि जो हो रहा है और अपन को जो दिखाई दे रहा है उसमें कितना गैप है? 2 मिनट का गैप है। किसी भी विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को क्या कहते हैं? बंद पथ को क्या कहते हैं? सीधा सा विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? सौर कुकर के लिए कौन सा? सौर कुकर के लिए जो है ये अवतल दर्पण उपयोग है। क्यों? क्योंकि ये अनंत से जो किरणें आएगी वो एक जगह इसको इकट्ठा कर देगा। ये मान लो दर्पण था M और N, ये इसका P था, और ये यहाँ फोकस पे, मुख्य फोकस पे सारी किरणें इकट्ठा हो जाएगी, जिससे सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करेंगे तभी तो सौर कुकर गर्म होगा ना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन का एक अणु होता है। ओजोन का सूत्र ध्यान रखना क्या होता है? ओजोन का सूत्र होता है O3। तो ऑक्सीजन के टोटल कितने अणु? 3 अणु मिल करके ओजोन का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। चलो अणु या परमाणु एक ही बात होता है। एक अणु 3 परमाणु मिलकर के ओजोन के एक अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। अणु वो है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, ठीक है ना, और परमाणु वो होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में अकेले नहीं रह सकते। प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है वंशागत जैव विविधता संरक्षण, ठीक है, ये तो उद्देश्य है। वृक्षों को काटना कोई उद्देश्य नहीं होता ऐसा, वनों को हटाना ये भी कोई उद्देश्य नहीं होता, इनमें से कोई नहीं, यही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वंशागत जैव विविधता संरक्षण, ठीक है। कार्बन के खाली जगह अपर रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहाँ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? सबको पता है, कार्बन का कौन सा अपर रूप है? ग्रेफाइट है। क्यों है? सीधा सा ध्यान रखना, इसके अंदर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये विद्युत का सुचालक होता है, जिसकी वजह से विद्युत का क्या होता है? ये सुचालक होता है, ध्यान रखिएगा। इसी दूसरा प्रश्न देखिए, कैल्शियम Ca का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? कैल्शियम देखो ध्यान रखना, कैल्शियम है कितने नंबर का? पहले तो ये पता होना चाहिए ना कैल्शियम है कितने का, तो 20 का है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 2 आ जाएंगे,
तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। मनुष्य के खाली जगह में मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है? आपका वृक्क के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? वृक्क, या वृक्क को कहते हैं किडनी। तो किडनी के अंदर मूत्र का निर्माण होता है। किडनी के अंदर या वृक्क की जो छोटी सबसे क्रियात्मक और शिक्षणात्मक इकाई है वो कौन है? नेफ्रॉन है। अगला प्रश्न, टेस्टोस्टेरोन खाली जगह द्वारा स्त्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्त्रावित होता है? वर्षण से स्त्रावित होता है। कहाँ से स्त्रावित होता है? वर्षण से स्त्रावित होता है। और ये टेस्टोस्टेरोन है क्या? एक नर हार्मोन है। क्या है? नर हार्मोन है। काम क्या करता है? काम करता है आपके पुरुषों के अंदर या नर के अंदर लैंगिक लक्षणों को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक। विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट को V से लिखते हैं। वोल्ट को किससे लिखते हैं? ये मापते हैं किसमें? कौन सी युक्ति होता है? वोल्ट मीटर। किसमें मापते हैं? विभवांतर को वोल्ट मीटर के अंदर मापते हैं। और मीटर को, इस वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आपको पता है इससे संबंधित वोल्ट मीटर या अमीटर से संबंधित ये जो बातें मैं 3 क्लासों में कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहले मॉडल, दूसरे मॉडल पेपर में, तीसरे में, और आज फिर ये 4थे में। कहने का मतलब ये है कि ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति जिन तारों में होती है वो क्या है? कहलाते हैं, वो मेंस कहलाते हैं। आपको पता है क्या कहलाते हैं? मेंस। क्या कहलाते हैं? मेंस। खाली जगह में लिखोगे मेंस। अगला है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम का रिबन को अपन वायु में जलाना का मतलब O2 से क्रिया करवाना, तो क्या बन जाएगा? MgO। तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सुरण बनेगा, श्वेत रंग का बनेगा। कैसे रंग का बनेगा? श्वेत रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड का सुरण बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, pH स्केल में P किस बात का शुष्का है? pH स्केल होता क्या? पहली बात तो ये, pH स्केल क्या है? किसी भी जलीय विलयन में H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात करने की एक स्केल है, ठीक है ना। P किसका प्रतीक है? पूर्णांक का प्रतीक है। P किसका प्रतीक है? पूर्णांक, या पूर्णांक यानी कि शक्ति का प्रतीक है। पूर्णांक यानी कि शक्ति का प्रतीक है P। अगला प्रश्न, थर्मिट अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। थर्मिट अभिक्रिया, फेरस का ऑक्साइड Fe2O3, Fe2O3 की क्रिया अगर अपन लोग किससे करवाएं? एल्यूमिनियम से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? एल्यूमिनियम से। तो आपका क्या बनता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और लोहे को हटा दिया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस Fe। ये इस तरह से आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। अगर अपन संतुलित करने की बात करें, यहाँ पर 2 होते तो अपन यहाँ पर 2 कर रहे हैं, यहाँ पर 2 कर दें, ये आपकी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। ये थर्मिट अभिक्रिया, इसका उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में भी किया जाता है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखो, CH3 CH2 और Br, CH3 CH2 और Br लिखा हुआ है। इसका आपको नाम बताना है। इसका आपको नाम बताना है। नाम देखो, कितने कार्बन? 1 और 2, और ये जुड़ा हुआ है क्रियात्मक समूह। ब्रोमीन है, ब्रोमीन का पहले लगता है ब्रोमो, ब्रोमो लगा दिया, ओके। 1 कार्बन और 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए तो मेथ और एर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो एथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो एथेन, ठीक है ना। अगला प्रश्न, समूह 1 के तत्वों का नाम क्या है? नाम क्या है? 1 के तत्वों को कहते हैं अपन सार धातु। क्या कहते हैं भाई? सार धातु। एक समूह के तत्वों को क्या कहते हैं? सार धातु। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। कौन सी? थायराइड। थायराइड ग्रंथि है। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? ध्यान रखना, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को कंट्रोल करता है।
अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा आपका? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से गेंगा या गलगंड या गॉइटर रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? गॉइटर या गलगंड या गेंगा। ठीक है, अगला प्रश्न, बीजांड स्त्री केसर के किस भाग में स्थित होता है? बीजांड देखो ये है आपका इस तरह का स्त्री केसर, ये आपका क्या होता है? वर्तिकाग्र, वर्तिका के आगे वाला भाग वर्तिकाग्र, और ये वर्तिका, और ये है अंडाशय, ये पूरा होता है स्त्री केसर। और इस अंडाशय के अंदर आपका क्या होता है? बीजांड होता है। इस अंडाशय के अंदर आपका क्या होता है? बीजांड होता है। तो पूछे कौन कहाँ पर है बीजांड किस भाग में होता है स्त्री केसर के? अंडाशय के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान बताओ। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम जो है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। MRI का पूरा नाम, MRI का जो पूरा नाम है, MRI सुना होगा? जब MRI M का मतलब मैग्नेटिक, MRI यानी M का मतलब मैग्नेटिक, R का मतलब रेजोनेंस, I का मतलब इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है ना। इसका हिंदी में नाम और गजब है, इसका हिंदी में नाम और गजब है, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। क्या नाम है? चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, ये, या फिर मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय, R का मतलब रेजोनेंस अनुनाद, एंड I का मतलब इमेजिंग का मतलब प्रतिबिंबन। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, विद्युत और चुंबक के मध्य जो संबंध है उसकी खोज किसने करी थी? विद्युत और चुंबकत्व के बीच में जो संबंध बताया वो किसने बताया? हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड। किसने बताया? हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड एक वैज्ञानिक हुए, इन्होंने ये संबंध बताया। अगला है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा स्थापित किया गया है। पवन ऊर्जा स्थापित किया गया। इसका विद्युत उत्पादन कितना है? कितना मतलब ये पवन ऊर्जा से विद्युत बनाते हैं? तो ध्यान रखना 380 मेगावाट। कितना? 380 मेगावाट। ध्यान रखिएगा। अपमार्जक क्या होता है? देखो एक अपमार्जक होते हैं साबुन और अपमार्जक, वो नहीं पूछ रहा है यहाँ पर। साबुन और अपमार्जक दोनों साथ में पूछे तो समझ लेना वो पूछ रहा है, नहीं तो ये अपमार्जक पूछ रहा है कि जो मृतजीवी जीव होते हैं ना, मर जाते हैं ना, जो मृत जीव, उनके अवशेषों को जो खाते हैं, जो उनके अवशेषों को खाते हैं या उनका अपमार्जन करते हैं, यानी कि उनको निपटा देते हैं, ऐसे जीवों को अपन क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया या बैक्टीरिया या कोई भी कवक है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है। फिर कह रहा है धातु के दो गुण। धातु के दो गुण, धातु है कठोर होती है, धातु है समकिली होती है, धातु है तन्य होती है, धातु है आघात वर्धनीयता होती है। बताओ, बहुत सारे भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है, बहुत सारे गुण है, आपको 2 लिख देने। ठीक है ना, इस तरह से 2 लिख देना। ठीक है। अगला प्रश्न देखें फिर। एक सूत्र दिया हुआ है CH3COOH। इसका क्या बोल रहे हैं? इसका नाम लिखिए और इसका प्रक्रियात्मक समूह। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है? कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका वैसे क्या नाम लिखते हैं अपन? इसका लिखते हैं ओइक अम्ल। तो हमारे पास कितने कार्बन है? एक और दो, मैंने कि मैथ और एथ। तो एक तो हो गया एथेन, इसका क्या लगेगा? ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। तो ये इसका नाम हो जाएगा। जबकि इसके अंदर कौन सा क्रियात्मक समूह है? ध्यान रखना कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे सरलतम एल्काइन की संरचना बढ़ानी है। एल्काइन देखो, एक तो होता है एन यानी कि सिंगल बॉन्ड, फिर होता है इन यानी कि डबल बॉन्ड, फिर होता है आइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। तो अपन को एल्काइन बनाना है, तो एल्काइन बनाने के लिए अपन को सबसे सिंपल सरल कौन सा होगा? 2 कार्बन ले लिए। अब इसकी संयोजकता पूरी कर दी, ये हो गया। इसकी क्या बनानी है आपको? सबसे सरलतम एल्काइन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना या इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। तो देखो C के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। तो 3 बंदों के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 2 और 3 और 1 यहाँ रह गया। इसी तरह से इसने भी 3 दिया, 1 2 3 और 1 यहाँ रह गया। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा, ये हाइड्रोजन जुड़ गया। अब इनको जोड़ेंगे, ये और 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से इसको जोड़ दो, ये और ये आपकी क्या बन गई? इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बन गई। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए भाई, आवर्त में तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है, क्यों? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति जो है वो कम होती है, बताइए क्यों? तो देखिए, जैसे अपन बाएं से दाएं, बाएं से कहाँ? बाएं से इधर दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, तो उसके साथ साथ इसके नाभिक का आवेश भी बढ़ता है। और जो नाभिक का आवेश बढ़ता है तो नाभिक बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रभावी रूप से अपनी ओर खींच के रखता है। बाहर ऐसे इधर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, लेकिन इसके बीच जो नाभिक होता है इलेक्ट्रॉन जो तत्व के, वो नाभिक परमाणु के नाभिक के अंदर उसका आवेश बढ़ता है। आवेश बढ़ने की वजह से क्या होता है? वो बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर मजबूती से खींच के रखता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, अति तनाव क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? अति तनाव आपको किसे पता है? किसे कहते हैं? हाई बीपी। हाई बीपी, हाई बीपी मतलब उच्च रक्तदाब। उच्च रक्तदाब को अपन क्या कहते हैं? अति तनाव यानी कि ज्यादा तनाव कहते हैं। ठीक है ना। इससे उत्पन्न होने का कारण है, इससे ये उत्पन्न क्यों होता है? इसके उत्पन्न होने का कारण है कि जो हमारी धमनियां है, जहाँ से हमारा खून जाता है, उस खून के अंदर क्या होता है? वो धमनियां है वो थोड़ी सिकुड़ जाती है, और जब धमनियां सिकुड़ती है तो खून प्रवाह में थोड़ा अवरोध उत्पन्न होता है, जिस वजह से खून जाता नहीं है, जिससे प्रेशर बनता है, ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए अपन कहते हैं हाई बीपी। ठीक है ना। अगला प्रश्न, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या क्या? देखो, लैंगिक जनन के अंदर युग्मक बनते हैं, अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनते। अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनते तो निषेचन भी नहीं होगा, लेकिन लैंगिक जनन में युग्मक बनते हैं तो निषेचन होगा। लैंगिक जनन जो होता है वहाँ पर क्या है? विभिन्नता आएगी। विभिन्नताएं मतलब कुछ न कुछ जनक से संतति में विभिन्नता आएगी, फर्क आएगा, सहज आएगा, जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा न के बराबर होता है। ठीक है ना। ये है। अगला प्रश्न, प्लाज्मोडियम में जनन की बहुखंडन विधि। प्लाज्मोडियम जो है मच्छर का जो है परजीवी है, मलेरिया का परजीवी है। मच्छर मादा एनाफिलीज इसका मलेरिया का भाग होता है। मादा एनाफिलीज इस प्लाज्मोडियम को कहीं ना कहीं लेके जाता है और इस वजह से आपका मलेरिया फैलता है। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम में जनन की बहुखंडन विधि का चित्र बनाना। तो इस तरह का आपका ये मान लो प्लाज्मोडियम होता है,
इसके अंदर ये क्या करता है, बहुत सारे विखंडन करता है, बहुत सारे विखंडन ऐसे, इसलिए अपन कहते हैं बहुखंडन। ये और जैसे ही इसके ऊपर की परत टूटती है तो ये जैसे जैसे गोले बने हुए हैं ना, ये अपने आप में नए प्लाज्मोडियम बन जाते हैं, तो ये बहुखंडन है। ठीक है, अगला, दूरदृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है? दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है कि दूर का तो स्पष्ट दिखता है लेकिन नजदीक का स्पष्ट नहीं दिखता। इसका कारण है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है वो ज्यादा हो जाती है। लेंस कौन सा? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो, ज्यादा हो जाती है। अभिनेत्र लेंस जो है, अभिनेत्र लेंस है, इसकी क्या हो, फोकस दूरी ये क्या हो, ज्यादा हो जाए, फोकस दूरी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। दूसरा कारण ये होता है कि जो आपका नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक जो है, नेत्र गोलक जो है वो क्या हो जाए, नेत्र गोलक जो है वो छोटा हो जाए, क्या हो जाए, छोटा हो जाए। ठीक है ना, अगला प्रश्न, व्यावसायिक मोटरों की विशेषता बताइए। जो व्यावसायिक मोटर होता है ना, उनमें पहली बात तो जो स्थायी चुंबक नहीं लगाए जाते, स्थायी चुंबक की जगह क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं विद्युत चुंबक। क्या लगाते हैं, विद्युत चुंबक लगाते हैं। स्थायी चुंबक नहीं लगाते तो क्या लगाते हैं, विद्युत चुंबक लगाते हैं। और जो कुंडली बनाते हैं ना, धारावाही कुंडली, विद्युत धारावाही कुंडली, उस कुंडली के ऊपर जो फेरों की संख्या होती है ये ज़्यादा होती है। फेरों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। इससे मोटर की शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है ना, अगला प्रश्न, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में दो अंतर। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर देखो। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर। प्रत्यावर्ती, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में इसमें यह है कि परिमाण बदले या न बदले, परिमाण बदले या न बदले, लेकिन दिशा नहीं बदलती, दिशा नहीं बदलती। इसमें परिमाण और दिशा दोनों बदलती है, परिमाण और दिशा दोनों बदलती रहती है। ठीक है ना। इसमें जो आवृत्ति है, दिष्ट धारा की जो आवृत्ति है, आवृत्ति आपकी कितनी होती है, 0 होती है। जबकि इसमें आवृत्ति कितनी होती है, इसमें आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज, ध्यान रखना। ठीक है ना। अगला प्रश्न, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एक टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? यानी कि जो बल्ब बनते हैं ना, उसमें जो फिलामेंट होता है, तंतु होता है, वो टंगस्टन का ही क्यों? क्योंकि दो कारण, एक तो इसका गलनांक जो होता है वो अधिक होता है। क्या होता है, गलनांक अधिक होता है, गलनांक अधिक होता है, गलनांक अधिक होता है, तो इसलिए और दूसरा इसका प्रतिरोध अधिक होता है। गलनांक और प्रतिरोध, गलनांक और प्रतिरोध भी अधिक होता है। अब प्रतिरोध ज्यादा है तो विद्युत से उष्मा, इस तार में क्या उष्मा उत्पन्न हो जाएगी। भाई ये मान लो आपका फिलामेंट है, ये दो यहाँ पर फिलामेंट जुड़ा हुआ है, इसका गलनांक ज़्यादा है और दूसरा प्रतिरोध ज़्यादा है। यहाँ से जैसे ही उष्मा जाए, जो विद्युत धारा जाएगी तो यहाँ पर उष्मा उत्पन्न होगी। क्या उष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगी, उष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगी तो ये प्रकाश के रूप में दिखेगी। यानी कि उष्मा ज़्यादा होगी तो चमकेगी, ये फिलामेंट चमकेगा तो प्रकाश के रूप में दिखेगा, प्रकाश के रूप में दिखेगा तो ये आपका उज्ज्वला कर देगा। ठीक है। प्रतिरोध ज़्यादा होने से ये हो जाएगा, दूसरा गलनांक ज़्यादा है तो ये ज़्यादा गर्म होगा ना, तब भी ये फिलामेंट जो है वो टूटेगा नहीं। ठीक है ना। अगला प्रश्न, ये मिटा देते हैं। अगला प्रश्न अपन को कह रहा है, एक डायग्राम दिया हुआ है, आरेख जिसे कहते हैं अपन, जो आरेख दिया हुआ है वो देखिए, बहुत बढ़िया आरेख दिया हुआ है। एक इस तरह का एक आरेख दिया हुआ है। ठीक है। इसने बताया ये है 4 ओम का, ये कितना का है, 4 ओम का है, ये 6 ओम का है, ये 6 ओम का और ये 8 ओम का है। ठीक है। और ये जो बैटरी है ये 9 वोल्ट की है। ठीक है, 9 वोल्ट की। ये कह रहा है धारा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, धारा का। ओम का V बराबर IR, यानी कि I बराबर
कितना होगा V/R, ये मान ज्ञात करना है। लेकिन आपको पता है अपन को प्रतिरोध भी ज्ञात करना पड़ेगा। प्रतिरोध ज्ञात करना है तो ये सारे के सारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो R बराबर R1 + R2 + R3, तो बराबर 4 + 6 + 8 बराबर कितना हो जाएगा 18 ओम हो जाएगा। अब V का मान कितना है, V का मान कितना है भाई 9 और बटा R का मान कितना है 18, तो बराबर लगभग 0.5 एम्पियर। करेक्ट, इसको काटेंगे तो 0.5 एम्पियर आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीनीकरण मानते हैं। नवीनीकरण मतलब जो अपन बार बार उपयोग में ले सकते हैं। जैसे एक तो आपका सौर ऊर्जा और आपका पवन ऊर्जा, ये दोनों ऐसे ऊर्जा के स्रोत है, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न 17वां प्रश्न देखिए। अब खंड भी चेंज हो गया, बड़े बड़े प्रश्न आ गए ना। क्या है, एक डिश में कॉपर सूरण लेकर उसे गर्म करेंगे तो क्या परिणाम प्राप्त होंगे। कॉपर को अगर अपन गर्म करेंगे तो कॉपर के ऊपर का जो कॉपर है ना, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना देगा। कॉपर जैसे मान लो ये डिश में लिया आपने कॉपर और इसको गर्म किया तो यहाँ वाला ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और एक परत बना देगा, काले रंग की परत बना देगा, जो किसकी परत होगी, कॉपर ऑक्साइड की परत होगी। किसकी परत होगी, कॉपर ऑक्साइड की परत होगी। तो ये परिणाम मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अभिक्रिया पूरी करनी है। ZnSO4 दिया हुआ है, ZnSO4 प्लस Zn प्लस CuSO4 प्लस A, इससे बन रहा है A प्लस क्या बन रहा है, A प्लस बन रहा है Cu। तो देखो ये Cu अलग हो रहा है, मतलब यहाँ से अलग हो रहा है, तो अलग ये जिंक इस सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। कॉपर को हटा के सल्फेट के साथ जिंक जुड़ जाएगा, तो ZnSO4, तो A की जगह कौन आएगा, ZnSO4 आएगा। अगला प्रश्न देखो, Na2SO4 प्लस BaCl2, ये आगे जाके बना रहा है, क्या बना रहा है, A और 2NaCl प्लस 2NaCl। तो देखो NaCl, N और Cl जुड़ के NaCl बना दिया, तो हमारे पास क्या बचा, यही बचा है BaSO4। तो एक की जगह कौन आएगा अपना, BaSO4 आएगा। ये अभिक्रिया पूरी करनी है। जब यहाँ A लिख के तब तो और बढ़िया बात है कि अपन को पता भी चल जाएगा कि कौन बचा है, उसको अपन लिख लेंगे। लेकिन कई बार क्या करते हैं, ये डायरेक्ट ये आगे वाला देते ही नहीं है, अभिक्रिया ऐसे छोड़ देते हैं, पूरी अधूरी छोड़ देते हैं। सिर्फ अभिकारक लिख देते हैं, उत्पाद अपन को खुद लिखने होते हैं। तो लिख देते हैं क्या है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम बताओ। पीयूष ग्रंथि से कौन सा निकलता है हार्मोन, वृद्धि हार्मोन निकलता है। वृद्धि हार्मोन ये क्या काम आता है, वृद्धि, हमारे शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक होता है। अगर ये हार्मोन स्रावित नहीं होगा तो बोनापन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बोनापन। अच्छा, ये बोनापन मान लो अब मैं तो इतना बड़ा हो गया, अब हार्मोन नहीं निकले तो बोना थोड़ी होऊंगा वापस, नहीं। तो ये बचपन में नहीं निकलेगा ना तो बोनापन होगा, है ना। बड़े होने के बाद तो भले ही मत निकले, क्या दिक्कत है ना। तो बचपन में नहीं निकलेगा तो बोनापन होगा, बड़े होने के बाद तो भले मत निकले। हमें अब थोड़े ना वापस तो होने नहीं है छोटे, ठीक है। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को समझाते हुए प्लेन एरिया का चित्र बनाओ। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत था वो आपके दिया था डार्विन ने। डार्विन ये कहता है कि प्रकृति के अंदर जो प्रकृति का जो वातावरण है, वातावरण के हिसाब से जो अपने आप को परिवर्तित करेगा वो आगे जिंदा रहेगा, और जो इस वातावरण के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित नहीं करता वो जिंदा नहीं रहता है, वो अपने आप धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। यानी कि प्रकृति उनका चयन करती है जो वातावरण के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करते हैं। ये प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है। प्लेन एरिया, आपने एक फोटो देखा होगा, इस तरह का एक जीव है,
और यहाँ पर इसकी आंखें हैं। ये ऐसा प्लेन एरिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है द्विफॉक्सी लेंस क्या होता है? द्विफॉक्सी लेंस का मतलब एक तो उत्तल लेंस भी हो और एक आपका अवतल लेंस भी हो। एक तो एक ही लेंस के अंदर दोनों टाइप के लेंस जोड़ दिए जाते हैं। ये हमेशा जैसे जो ससमे होता है ना, ससमे जिनको दूर का भी नहीं दिखता, पास का भी नहीं दिखता, उनके ससमे में ऐसे लेंस लगाए जाते हैं, द्विफॉक्सी लेंस इन्हें बोलते हैं, जिसमें क्या उत्तल लेंस भी होता है और अवतल लेंस भी होता है। तो हम ऊपर मान लो हमने उत्तल लगाया है, तो उत्तल क्या काम करेगा? दूर की वस्तुओं को देखेगा। उत्तल क्या काम करेगा? दूर की वस्तुओं को देखने में सहायता करेगा। सॉरी, अवतल ऊपर लगाया तो किसको देखेगा? दूर की। जबकि उत्तल है वो नीचे लगाए या कहीं भी लगाए तो वो किसकी, कहाँ की वस्तुएं देखेगा? निकट की वस्तुएं देखेगा, ठीक है ना। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का किरण चित्र बनाना। दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब है दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो ये लेंस से हमारा और ये हमारी आँख है, ये हमारा दृष्टिपटल होता है जहाँ पर डायग्राम जो हमारा चित्र बनता है। मान लो यहाँ पर कोई पास में वस्तु रखी हुई है, तो ये इस तरह से ये किरण जाती है, जबकि प्रतिबिंब क्या बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब क्या कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पर वस्तु होती है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो दिखेगा नहीं। ये है, जब हम यहाँ पर कोई लेंस लगाएंगे तो ये प्रतिबिंब दृष्टिपटल पे बन जाएगा। ये होता है आपका दृष्टिपटल, जिसे अपन क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, दंत क्षय के कारण को स्पष्ट करते हुए इसके बचाव का उपाय बताओ। दंत क्षय है, जो आपके दांत खराब होते हैं, उसका कारण क्या होता है? हमारे मुंह का जो पीएच मान है वो कम हो जाता है। लगभग 5.5 से पीएच कम हो जाए तो हमारे दांत जो है ना वो टूटने लगते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारे जब खाना खाते हैं और खाना मुंह के अंदर रह जाता है तो बहुत सारे जीवाणु मिल करके हमारे दांतों में अम्ल का निर्माण करते हैं, और अम्ल का निर्माण करने से हमारे मुंह का पीएच जो होता है 5.5 से कम हो जाता है। अब कम हो जाता है तो दांत हमारे दांतों का क्षय या फिर यूँ कहते हैं दांत टूटने लगते हैं तो इसे अपन दंत क्षय बोलते हैं। इसका उपाय ये है कि हम मुंह की साफ सफाई रखें, तो अम्लीय माध्यम उत्पन्न नहीं होगा मुंह के अंदर, तो दांत टूटेंगे नहीं। दूसरा है कि अपन कोलगेट वगैरह करें, ठीक है ना, तो आपके अम्ल के प्रभाव को कम कर देंगे कोलगेट, और जिस वजह से आपके दांत जो है वो टूटेंगे नहीं, ठीक है। अम्ल और क्षारक की शक्ति किस पर निर्भर करती है? अम्ल और क्षारक की शक्ति, अम्ल की शक्ति किस पर निर्भर करती है? इसके अंदर उपस्थित H+ आयन, जितने ज़्यादा H+ आयन उतना अम्ल तेज। क्षार की शक्ति OH- आयन, जितने OH- आयन ज़्यादा उतना क्षार शक्तिशाली, ठीक है। पीएच स्केल किसे कहते हैं? अभी बताया था पीएच स्केल H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे अपन क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। और पी जो है वो पूछांश का प्रतीक है। पी किसका प्रतीक है? पूछांश। पी पूछांश का प्रतीक है, जिसका मतलब होता है, पूछांश का मतलब होता है शक्ति। ओके, चलो नेक्स्ट, जठर रस। जठर रस का पीएच कितना होता है? जठर रस बिल्कुल, जठर रस का पीएच कितना होता है? जठर रस का पीएच होता है, जठर रस का मतलब जैसे HCl जो हमारे पेट के अंदर पैदा होता है ना, जठर रस उसे HCl होता है। इसका पीएच है 1.2। इसका पीएच कितना है? 1.2। दंत क्षय कब होता है? अभी बताया दंत क्षय कब होता है? दंत क्षय कब होता है? दंत क्षय 5.5 पे। पीएच कितना होता है? 5.5। नेक्स्ट है शुद्ध जल। शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन होता है। शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन। पीएच कितना होगा? 7। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा। आपको पता ही है अम्लीय वर्षा एक ही ऑप्शन रहा है, तो अम्लीय वर्षा का पीछे वाला एक ही ऑप्शन रहा है, यानी कि 5.6 पीएच होता है। अम्लीय वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच कितना होता है? 5.6 होता है, ठीक है। वैसे ही वर्षा जल का पीएच थोड़ा सा अम्लीय होता है, 7 से कम होता है, ठीक है ना। अगला, लिटमस क्या है? लिटमस क्या है? लिटमस
लिटमस क्या है? ये प्राकृतिक सूचक, क्या है? प्राकृतिक सूचक होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? एक थैलोफाइटा समूह है। कौन सा समूह है? थैलोफाइटा। इसका पौधा होता है लाइकेन। क्या होता है? लाइकेन, या इसे बोलते हैं लीसेन। इससे प्राप्त होता है। काम क्या है? अनिल। यानी कि जब कोई विलयन अम्लीय होता है तो नीला लिटमस कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। जब कोई विलयन क्षारीय होगा तो लाल लिटमस नीला हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन। अमीबा में पोषण विधि को समझाइए और इसका विधि का नामांकित चित्र बनाए। जो विधि है अमीबा के अंदर खाना खाने की, इसको समझाना है। समझा देंगे? बिल्कुल साहब। ये इस तरह का अमीबा होता है, ये इसके अंदर केंद्रक है, और ये मान लो यहाँ पर कोई खाना पड़ा है, ये कोई खाना है, तो ये अमीबा कूटपाद के माध्यम से इस खाने को कूटपाद के माध्यम से, ये इसका क्या है? ये भोजन का कोई भाग है, ये इसके कूटपाद बनते हैं। कूटपाद, यहाँ इसे बोलते हैं परवर्ध, दीर्घ परवर्ध, बड़े बड़े परवर्ध बनते हैं। क्या बनते हैं? परवर्ध बनते हैं। उसके माध्यम से ये भोजन को अंदर लेता है, फिर ये एक रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। ये क्या होता है? यहाँ बंद हो जाता है और यहाँ पर रिक्तिका बन जाती है। क्या बन जाती है? रिक्तिका। ये रिक्तिका बन जाती है। भोजन यहाँ पर आ जाता है और भोजन यहाँ पर पचने लगता है। जो भोजन पच जाता है वो पच जाता है, बाकी वाला ये बाहर छोड़ दिया जाता है और फिर वापस इस तरह का अमीबा पैदा हो जाता है। तो जो बातें यहाँ पर बताई वही की वही इस विधि में वर्णन करना है, वही की वही लिखनी है। ठीक है ना? अगला प्रश्न, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जो है ये जैव उत्प्रेरक होते हैं। कल मैंने बताया था उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रियाओं को परिवर्तित करते हैं, गति को परिवर्तित करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को परिवर्तित करते हैं। तो जैव उत्प्रेरक होते हैं एंजाइम। ये क्या करते हैं? जो जैविक क्रियाएं हैं हमारी, जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं हमारे शरीर के अंदर होती है, उनकी क्रियाओं को बढ़ाते हैं। ठीक है ना? नियंत्रित करते हैं, क्रियाओं को बढ़ाते हैं, या क्रियाओं की दर या स्पीड या गति को बढ़ाते हैं। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि पेड़ की पत्तियों के द्वारा जल को बाहर निकालना। ठीक है ना? उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और इसने कहा एक डायग्राम बनाओ और समझाओ। ऐसा डायग्राम बना दो। ये आपकी क्या है? जड़ें हैं। तो यहाँ से पानी ऊपर जाता है, यहाँ से पानी ऊपर जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ये यहाँ से बाहर निकल जाता है, यहाँ पत्तियाँ होती है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। ऐसा डायग्राम बना कर समझाना है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है ना? अगला प्रश्न, पत्तियों की सतह से पानी जो बाहर निकलता है उसे वाष्पोत्सर्जन बोलता है। ठीक है ना? अगला प्रश्न क्या है? रंध्र को खोलने और बंद करने का कार्य किसका है? रंध्र हमने कल पढ़े थे। बंद करने और खोलने का कार्य क्या है? कार्य कौन करता है? द्वार कोशिकाएं। जो गेटमैन सेल होती है ना, द्वार कोशिकाएं, ये रंध्रों को खोलती है और बंद करती है, द्वार कोशिकाएं। ठीक है ना? अच्छा, जिन बच्चों ने पहले के जो 2 मॉडल पेपर सॉल्व करवाए वो नहीं देखे, वो जरूर देखना, वहाँ से आपके आधी बातें तो वहीं से क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना? अगला प्रश्न, कांच की आयताकार झिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन का आरेख बनाना है। प्रकाश के अपवर्तन का आरेख बनाना, ये मान लो कोई कांच है, ये आपका क्या है? कोई कांच है, यहाँ से कोई किरण आ रही है, चलो आने दो, जबकि इसको जाना था ऐसे सीधा चाहिए, लेकिन आपको पता है जब माध्यम जो है विरल से संगर माध्यम में किरण प्रवेश करती है तो वो क्या है? थोड़ी अभिलंब की और झुक जाती है। तो थोड़ी सी यूं झुक जाएगी, ये किरण यहाँ आ गई, फिर यहाँ पर एक और अभिलंब बनाया हमने, तो अब ये किरण को ऐसे जाना होता है, लेकिन थोड़ी सी वापस ऐसे जाएगी, तो ये इस तरह से किरण जाएगी। इस किरण को अपन बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, जबकि ये किरण आपकी क्या कहलाती है? अपवर्तित या निर्गत किरण। अपवर्तित या निर्गत किरण। यहाँ वाला कौन है? ये मान लो I होता है I1, ये R1, जबकि ये वाला I1 I2 और ये वाला कौन आपका R2। ये इस तरह का आपका, इसका आप चाहो तो कांच की झिल्ली का नाम दे सकते हो ABCD, ये 2 लंब है। ठीक है ना? क्लियर? गोलीय दर्पणों और गोलीय लेंसों के लिए सिने परिपाटी में 2 अंतर। सिने परिपाटी में 2 अंतर। देखो, एक तो ये दर्पण है, गोलीय दर्पण है, और ये आपका क्या है? कोई लेंस है। तो इसमें देखो, यहाँ बीच में क्या होता है? P यानी कि ध्रुव,
और यहाँ पर क्या होता है इसके O, यानी कि प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। तो सबसे मोटा मोटा जो अंतर है वो ये है कि इसमें जो दूरी मापने का जो दर्पण है वहां पर मूल बिंदु क्या होता है, ध्रुव होता है, जबकि इसका मूल बिंदु क्या होता है, इसका मूल बिंदु प्रकाशिक केंद्र होता है। इसमें सारी की सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, सारी की सारी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है, और इसमें सारी की सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। अब देखो इधर लेफ्ट साइड वाली तो ऋणात्मक और इधर प्लस साइड वाली धनात्मक होती है, इसी तरह इसमें भी यही होता है। इस साइड वाली लेफ्ट साइड वाली दूरियां धनात्मक ऋणात्मक और राइट साइड की दूरियां धनात्मक, ऊपर की दूरियां इसमें भी धनात्मक और इसमें भी धनात्मक, नीचे की दूरियां इसमें भी धनात्मक ऋणात्मक और इसमें भी ऋणात्मक। लेकिन मापते कहाँ, इस लेंस में तो O से यानी कि प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं, जबकि दर्पण में P से यानी कि ध्रुव से मापते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या, प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन का आरेख बताना है। प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से कहाँ जा रहा है, विरल माध्यम में। मान लो ये आपका सघन माध्यम है, सघन माध्यम, और ये है आपका विरल माध्यम, माध्यम। यहाँ से किरण आ रही है, जानी तो ऐसी सही थी, ये मान लो हम लोगों ने अभिलंब खींचा, ये कौन सी किरण, आपतित किरण, और ये किरण अब सरल से सघन माध्यम से विरल में जा रही है तो थोड़ी अभिलंब से दूर जाएगी। ये कौन I, ये कौन R, ठीक है ना। ये किरण निर्गत या अपवर्तित किरण, निर्गत किरण या अपवर्तित किरण, ये किरण क्या है, निर्गत किरण या अपवर्तित किरण कहलाती है। ठीक है ना। ये आपका ये वाला क्या है, अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब। अगर इतना प्रश्न छोटा सा सिंपल सा पूछा है तो सारी बातें अपन लिख भी सकते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न, उस लेंस की फॉक्स दूरी ज्ञात करो। लेंस की क्या ज्ञात करनी है, फॉक्स दूरी, फॉक्स दूरी ज्ञात करनी है, जिसकी समता मतलब P, समता P माइनस 2.0 D डायोप्टर दी हुई है। तो ये किस प्रकार का लेंस है ये भी बताना है। देखो पहली बात तो ये कि वैसे ही आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर जब माइनस की समता आती है तो अवतल हो जाता है, जो लेंस कैसा हो जाता है, अवतल हो जाता है। लेकिन फिर भी अपन बाद में देखते हैं। P बराबर होता कितना, 1/f, P बराबर 1/f, तो F बराबर 1/P, 1/0.2, तो बराबर आंसर आएगा 0.5 मीटर। क्योंकि ये फॉक्स दूरी हमेशा किसमें, मीटर में आती है। अगर अपन को इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो भी बदल सकता है, लेकिन अपन इतना लिखेंगे तो भी हमारा आंसर सही है, तो हम ज़्यादा क्यों लिखें। ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये P2 माइनस का था तो ये भी आंसर किसका आएगा, माइनस का आएगा। और फॉक्स दूरी माइनस है तो माइनस किसकी होती है, कौन से लेंस की होती है, अवतल लेंस की। अवतल लेंस की फॉक्स दूरी हमेशा माइनस में होती है। तो ये लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है ना। चलिए इस तरह से ये हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। मॉडल पेपर कल हम 5वां डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आए होंगे। वीडियो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। और हम जो भी मॉडल पेपर लाते हैं उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।